तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और ये मैं इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये आगे जाके जो भी आपका पूरा इंजीनियरिंग करियर रहेगा या फिर जो साइंटिफिक करियर रहेगा उसमें जो है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि हर एक मतलब जहाँ पर भी आप इंजीनियरिंग एप्लीकेशन देखोगे या फिर साइंटिफिक कहीं पर आप रिसर्च करोगे कुछ भी करोगे तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं सारा मतलब सर्टेन नहीं रहता है। ठीक है, जो भी आप डेटा रिकॉर्डिंग करोगे उसमें कुछ नॉइज रहता है, अनसर्टेनिटी रहता है, तो उससे इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, क्या बोला जाए कि ये सिग्नल है और बाकी सारा नॉइज है। तो ये सब सारा चीज़ जो है आगे जाके बहुत काम आने वाला है। तो अगर बस जेई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो फिर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सर्टेन रहता है एक क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन अगर आसान आ गया तो फिर करेंगे, नहीं आसान अगर बहुत मुश्किल पूछ दिया तब फिर छोड़ देंगे। लेकिन जो आपका पूरा करियर है, साइंटिफिक करियर है, उसके हिसाब से ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको रियल लाइफ का थोड़ा फील दूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है हम लोग ऑलमोस्ट हर दिन जो है अपने हर दिन या फिर हर मोमेंट मतलब हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं दिमाग में। ठीक है, कि इस ये चीज़ होने का कितना चांस है, ये चीज़ होने का कितना चांस है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद टेक्निकल डिटेल में जाएंगे इस चैप्टर के। तो सबसे पहला एग्जांपल जो मैं देना चाहूँगा वो है कि अभी कुछ दिनों में बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्शन में दो मेजर अलाइंसेज हैं। एक पूरा आपका महागठबंधन हो गया, ठीक है, ये लालू यादव वाला और तेजस्वी यादव वाला पार्टी, ठीक है, और कांग्रेस। और फिर दूसरा साइड हो गया आपका नीतीश कुमार और फिर मोदी, एनडीए। ठीक है, तो अगर आप लोग जाके अभी वहाँ पर जाके एनालिसिस करो, ठीक है, बिहार का इलेक्शन का, और वहाँ पर आप बोल दो एनडीए को जाके कि आपका जीतने का चांस क्या है ना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप लोग जीत रहे हो, तो ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन होगा जो कि उन लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो फिर जित जो भी आपका इलेक्शन का एक नीति होता है, स्ट्रैटेजी होता है, तो फिर वो लोग अपना जो स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से जो है वो मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक है, कि आप पूरा अलग अलग रीजन का आप जाके डेटा दो कि यहाँ पर आपका जीतने का इतना चांस है, इतना प्रोबेबिलिटी है, ये एरिया में इतना प्रोबेबिलिटी है। तो फिर हो सकता है कि जहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम है वहाँ पर और ज़्यादा फोकस किया जाए, वहाँ पर मोदी जाके और मोदी जी जाके और ज़्यादा इलेक्शन रैलीज़ करे, है ना। तो इस हिसाब से जो है इलेक्शन पार्टीज़ भी अपना जो रैलीज़ होता है या फिर जो स्ट्रेटेजी होता है वो सारा डिसाइड होता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा आजकल होने लगा है। ठीक है, इंडिया में भी होता है, बाहर यूएस वगैरह के इलेक्शंस में भी काफ़ी होता है। फिर उसके बाद हम लोग का अपना जनरल लाइफ में, जैसे मान लो कि अभी आईपीएल देख रहे हैं। ठीक है, तो आईपीएल में अब मैं मान लो कि ये पूछूं कि किंग्स इलेवन पंजाब का जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग अपने भी सोचते रहते हैं कि कौन चार टीम क्वालिफाई करेगा, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फिर ये सब जाके आप जो भी जो थिंक टैंक होता है, कोचेस वगैरह, फिर डेटा वहाँ पर जो पूरा देखते हैं, तो उनको जाके ये सब स्ट्रैटेजी मतलब ये सब डेटा दे सकते हो कि इस ये टीम का जीतने का इतना चांस है, इसका इतना चांस है। तो उस हिसाब से जो है वो लोग अपना स्ट्रैटेजी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये आम जिंदगी का कुछ था, और फिर कुछ और टेक्निकल चीज़ें मैं अगर बता दूँ तो जैसे आजकल जो है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें बहुत ये हो रहा है कि जो काम हम लोग बहुत आसानी से कर देते हैं, मतलब कि ह्यूमन जो बहुत काम बहुत आसानी से कर देता है, वो काम करने में कंप्यूटर को जो है थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो वो काम अगर कंप्यूटर भी करने लगे तब फिर हम लोग जो है उसको बोलते हैं कि कुछ इंटेलिजेंस उसमें आ गया। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल इस टाइप का है कि जो भी हैंड रिटन रहता है, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ, है ना, जैसे ये 5 लिख दिया तो कंप्यूटर इसको अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेगा 5। ठीक है, या फिर मैं 4 लिखूँ, ठीक है, तो हैंड डिजिट रिकॉग्निशन, तो डिजिट रिकॉग्नाइज है, तो कंप्यूटर कैसे जो है इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये 9 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो इसमें जो है पहले तो ये स्टार्ट करेगा एक, मान लो कि मैंने बस ये 9 दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक इसको मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स की तरह सोचेगा। ठीक है, फिर वो अलग अलग जो पिक्सेल्स है उसको एक कंबाइन करेगा ये। ठीक है, फिर एक ये फंक्शन लगाएगा, ठीक है, जो कि लास्ट में कुछ प्रोबेबिलिटी निकाल के देगा। तो डिजिट है तो डिजिट 0 से लेके 9 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो अगर मैंने ये लिखा 9, है ना, तो फिर इसका 0 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका 1 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका 2 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, ऐसे करके जो है इसका 9 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो और फिर जिसका भी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगा तो फिर कंप्यूटर वो आउटपुट दे देगा कि ये चलो नंबर 9 है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है डिजिट रिकॉग्नाइजर काम करता है। फिर उसके बाद जैसे ये मेरा फ़ोटो है आईआईटी खड़गपुर से, आरपी हॉल, ये हम लोग का हॉस्टल रहता था, तो वहाँ पर हम लोग ये 5 दोस्त हैं।
तो पहले अगर फेसबुक स्टार्टिंग में आप लोग पता नहीं बच्चे ही हो गए शायद उस टाइम पर, तो अगर उस टाइम पर अगर यूज़ करते थे तो उस टाइम पे क्या होता था कि जैसे अगर फ़ोटो ये अपलोड किया तब फिर यहाँ पर चेहरा पर जाके क्लिक करो, फिर उसके बाद सेलेक्ट करो कि कौन ये बंदा है, कौन ये बंदा है, कौन ये है ना। तो ये अभिषेक मिश्रा है, ये आयुष्मान है, बजाज है, मधुर है, सोमनाथ है, जो भी मतलब खुद से करना पड़ता था। लेकिन आजकल फ़ोटो डालो ऐसे करके वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर देता है कि किसका चेहरा कौन सा है, कौन इसमें क्या है। ठीक है, तो वो उसमें भी वही प्रोबेबिलिटी, मतलब स्टार्टिंग में लीनियर अलजेब्रा रहेगा, फिर लास्ट में जो है जाके प्रोबेबिलिटी का कुछ फंक्शन आएगा कि इसका ये होने का प्रोबेबिलिटी इतना है। ठीक है, तो जिसके साथ भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा तो वो उसको टैग कर देगा। ठीक है, और तो इसमें से मैं थोड़ा सा अगर बता दूँ कौन क्या कर रहा है, ऐसे ही रैंडम इन्फॉर्मेशन, तो ये मैं, ठीक है, मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ न्यूरो साइंस में। ये मधुर, ये भी पीएचडी कर रहा है। उसके बाद ये आयुष्मान, इसने आईएसबी से एमबीए किया, फिर अभी डॉक्टर रेड्डीज़ लैब में काम कर रहा है। ये बजाज, इसने भी आईएसबी से एमबीए किया और फिर अभी बीसीजी में काम कर रहा है। और ये सोमनाथ, ये यूएस में जाके डेटा एनालिटिक्स में मास्टर्स किया और फिर अभी जॉब कर रहा है। तो ये सब सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने बोला, ये कंप्यूटर भी आपको निकाल के दे देगा सब कुछ। ठीक है, बस ये चेहरा दिखा दो तो फिर वो सब कुछ, इसका प्रोफाइल इधर उधर से निकाल के डेटा दे देगा। तो ये मैंने ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दिया आप लोगों को। फिर उसके बाद स्मार्टफोन फिंगरप्रिंट, तो अभी जैसे फ़ोन आप अपना ले लो, ठीक है, उसमें फिंगरप्रिंट अपना दो तो फिर वो फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, या फिर अपना चेहरा रख दो सामने तो फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो ये सारे एप्लीकेशन जितने भी हैं, इसमें लीनियर अलजेब्रा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो हम लोगों ने पढ़ा है वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, ये सब का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और फिर उसके बाद लास्ट में जो है कुछ प्रोबेबिलिटी फंक्शन टाइप रहेगा जो कि लास्ट में आपको आउटपुट देगा कि इसका ये होने का ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है। तो ये कुछ मैंने एप्लीकेशन आप लोगों को बताया, लेकिन इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन रहते हैं। तो जैसे मैं अपना न्यूरो साइंस फील्ड से भी अगर आपको दूँ एप्लीकेशन, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कौन सा न्यूरॉन किस स्टिमुलस के रेस्पेक्ट में जो है रिस्पॉन्स दे रहा है। तो जैसे कोई चीज़ अगर लेफ़्ट से राइट जा रहा है तो कोई न्यूरॉन ऐसा होगा जो कि लेफ़्ट से राइट के लिए रिस्पॉन्स देगा। न्यूरॉन मतलब आपके दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स रहते हैं, सेल्स। फिर कोई राइट से लेफ़्ट के लिए रिस्पॉन्ड करेगा। तो उसमें हम लोग इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो पर्टिकुलर एक न्यूरॉन है उसका रिस्पॉन्ड करने का क्या प्रोबेबिलिटी है कंपेयर टू दिस स्टिमुलस, है ना, कि अगर ये स्टिमुलस प्रेजेंट किया गया है तब फिर ये न्यूरॉन का फायर करने का क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है न्यूरो साइंस में भी काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, तो अब जो है थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल में आते हैं। तो ये सब जितने भी मैंने अलग अलग आपको सिनेरियो दिए, ठीक है, जहाँ पर कि रिजल्ट जो है वो पूरा सर्टेन नहीं रहता है। तो इस टाइप का जो सिचुएशन है, तो उसको अगर आपको मैथमेटिकली क्वांटिफाई करना है, मैथमेटिकली एनालाइज करना है, तो उसके लिए जो मॉडल बनता है उसको हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल कहते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी मॉडल्स। ठीक है, तो इसके कुछ एसेंशियल पार्ट्स होते हैं जिसको कि हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला एसेंशियल पार्ट क्या होता है कि हम लोगों को एक सैम्पल स्पेस बताना पड़ता है। तो सैम्पल स्पेस में क्या होता है कि हम लोग सारे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं एक्सपेरिमेंट के, वो सारे हम लोग बताएंगे। अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में और जाएंगे थोड़ी देर बाद। फिर एक बार जब हम लोगों ने बता दिया कि ये अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, फिर हम लोगों को कुछ प्रोबेबिलिटी लॉ के तहत हम लोग को बताना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर आउटकम होने का ये प्रोबेबिलिटी है, इतना चांस है। ठीक है, तो ये जो है ये हम लोग को लॉ डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या लाइक्लीहुड है। और ये जो लॉ हम लोग कुछ भी ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नहीं डिफाइन कर सकते हैं, कुछ एक्सियम्स हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ रूल्स हैं जो कि सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अगर मीनिंगफुल जो चीज़ है वो हम लोग को बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग 3 एग्जाम्स देखेंगे और फिर बाकी सारे जो एग्जाम्स रहेंगे वो उन्हीं 3 में से जो है फॉलो कर जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग करेंगे तो हम लोग एग्जाम्पल्स कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करते जाएंगे। और ये जितना भी चीज़ मैं बोलूँगा तो इसका मैं क्रेडिट देना चाहूँगा प्रोफेसर जॉन एन सिकेलिस। ठीक है, अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया, तो ये भी एमआईटी के प्रोफेसर हैं। तो अगर जब आप लोग कॉलेज में जाओगे उसके बाद फिर इनका लेक्चर्स देखना, प्रोबेबिलिटी पर इनका बुक भी आता है, तो वो कॉलेज में जाने के बाद पढ़ना। और ये जितना भी मतलब मैं खुद जब सीखता हूँ प्रोबेबिलिटी तो मैं इनका लेक्चर्स, इनका बुक्स को काफ़ी मैं रेफ़र करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये कॉलेज में जाने के बाद जो है इनको फॉलो कर सकते हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी, और एक चीज़ मैं ये कह देना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी में हम लोग सेट थ्योरी का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो अगर आप लोग को सेट थ्योरी नहीं आता है, मतलब कि यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं, सबसेट किसको कहते हैं, अगर दो सेट दिया हुआ है ए बी तो उनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी किसको कहते हैं, यूनियन किसको कहते हैं, अगर ये सब चीज़ नहीं आता है तो क्लास 11 का पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का सेट, ठीक है। तो मेरा जो एनसीईआरटी का वीडियोज़ है क्लास 11 का वो जाके आप लोग देख लो, और ये फ्रीली अवेलेबल है, मतलब JeeVidyalaya.com पर भी जो कंप्लीट क्लास 11 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स करके देखोगे तो उसमें पहला चैप्टर होगा सेट थ्योरी, तो वहाँ पर जाके देख लो, या फिर जो मेरा यूट्यूब चैनल है अभिषेक मिश्रा IIT KGP, वहाँ पर भी आप लोग जाके फ्रीली जो है वो सेट थ्योरी का चैप्टर देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक्स आपको आता है तब फिर आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट है इस टाइप का, तो सबसे पहले जो है हम लोग सैम्पल स्पेस डिफाइन करते हैं। अब सैम्पल स्पेस का मतलब क्या है कि जो जितना भी आपका पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है उनका अगर आप लिस्ट बना दो, या फिर मैथमेटिकल टर्म यूज़ करें तो सेट बना दो वो सारे आउटकम्स का, तो उसको जो है हम लोग सैम्पल स्पेस कहते हैं, ठीक है। और उसको जो है हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे, ये कैपिटल ओमेगा से, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से यूनिवर्सल सेट, है ना। और फिर ये जो डॉट 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 मैंने रिप्रेजेंट किया है तो ये सारे डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये अगर लूडो खेलते होगे तो लूडो में ये हमारा डाइस रहता है, तो इसको अगर रोल करो तो क्या हो सकता है, या तो 1 आएगा, है ना, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, है ना। तो यही सारे पॉसिबल आउटकम्स है। तो ये जो है ये हमारा पूरा सैम्पल स्पेस हो गया, ठीक है, जिसमें कि पॉसिबल आउटकम क्या है, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, ठीक है। तो इसको जो हम लोग सैम्पल स्पेस कहते हैं। अब ये जो हमारा लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या फिर सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो इसको सैम्पल स्पेस कहने के लिए दो चीज़ इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना पड़ेगा। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या है कि अगर एक आउटकम हो गया तो उसका मतलब ये है कि दूसरा आउटकम नहीं हो सकता है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर लूडो खेल रहे हैं, डाइस को अगर मैंने रोल किया, अगर 1 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 2 नहीं आया, है ना, या 3 नहीं आया, 4 नहीं आया, 5 नहीं आया, 6 नहीं आया। तो अगर 1 आ गया तो इसका मतलब ये है कि बाकी सारे जितने भी हैं वो नहीं हुए, है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कि अगर 1 आ जाता है तब फिर 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, 5 नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर मैंने बोल दिया कि एक पर्टिकुलर आउटकम हुआ तो फिर दूसरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर मैंने बोल दिया कि एक पर्टिकुलर आउटकम हो गया तो उसका मतलब बाकी सारे आउटकम्स जो हैं वो नहीं हुए, तो उसको जो हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। और फिर क्या होना चाहिए, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी आउटकम्स हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है तो वो मिलके जो है जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो सारे कवर हो गए। मतलब कि अगर मैं डाइस को रोल कर रहा हूँ तो क्या होगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या 4, या 5, या 6। ऐसा नहीं हो सकता है कि 7 आ जाए, है ना। तो यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने आउटकम्स लिखा है तो वो जो है जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे कवर हो जाने चाहिए। मतलब कि अगर ये सबको मैं मिला दूँ तो हम लोग का पूरा जो सैम्पल स्पेस है वो बन जाना चाहिए, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी सैम्पल स्पेस हम लोग डिफाइन करेंगे तो जितने भी आउटकम्स रहेंगे उसमें वो एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, मतलब कि एक हो गया तो फिर बाकी सारे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, वो नहीं होना चाहिए। और फिर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होना चाहिए, मतलब कि जितने भी हम लोगों ने आउटकम्स दिए हैं अगर सबको हम लोग एक साथ करेंगे तब फिर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो सारे जो हैं आपके कवर हो गए, ठीक है। तो ये दो चीज़ जो है हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो नॉर्मली जब हम लोग लूडो खेलते हैं तो वो हम लोगों का डाइस रहता है जिसमें कि 6 फेसेस रहते हैं ना, तो या तो 1 आएगा, या तो 2, या 3, या 4, या 5, या 6। सिमिलर तरीके से एक टेट्राहेड्रल डाई भी आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 4 पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं, तो या तो 1 आएगा, है ना, या फिर 2 आएगा, या फिर 3, या फिर 4, ठीक है। तो वो कुछ इस टाइप का दिखता है। तो ये जैसे नीचे में जो भी नंबर आया है वो होगा, ठीक है। तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, ठीक है। तो उसको जो हम लोग टेट्राहेड्रल डाई बोलेंगे। तो ये एग्जांपल के लिए ऐसे ही मैंने ले लिया, थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो जैसे नॉर्मल जो हम लोग का डाइस था, ठीक है, जो 6 साइडेड रहते तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी, या तो 1, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। अब ये जो टेट्राहेड्रल डाई है तो इसमें या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा,
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 रोल्स ऑफ ए टेट्राहेड्रल डाई, मतलब कि एक बार मैंने ये जो डाई है उसको मैंने रोल किया, ठीक है, और फिर जो है दूसरी बार मैंने फिर से उसको रोल किया, ठीक है। तो पहली बार रोल किया, मैंने नोट किया कि कौन सा नंबर आया, है ना, फिर उसके बाद मैंने रोल किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को सैम्पल स्पेस लिखना है कि पहली बार में कौन क्या नंबर आ सकता है, दूसरी बार में नंबर क्या आ सकता है, और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टेजेस में इसको ब्रेक कर रहे हैं ना। पहला स्टेज था कि पहला रोल किया, है ना, फिर उसमें जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको लिखो, फिर उसके बाद गिवन की पहले में कुछ आ गया, है ना, फिर दूसरी बार रोल किया, फिर उसमें जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको लिखो, ठीक है। तो उसको जो है हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इस टाइप से। तो इस टाइप से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको ट्री डायग्राम बोलते हैं, ठीक है, और फिर इसको जो है टेबुलर फॉर्मेट में बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, तो पहली बार में अगर मैंने रोल किया तो क्या हो सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, है ना, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके बाद फिर से मैंने अगर रोल किया तो मान लो पहली बार में 1 आया, तो दूसरी बार में क्या हो सकता है कि फिर से या तो 1 आए, या फिर 2 आए, या फिर 3 आए, या फिर 4 आए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो गए। या फिर पहली बार में 2 आया, फिर दूसरी बार में या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, ठीक है। या फिर पहली बार में 3, फिर दूसरी बार में या तो 1 2 3, या फिर 4, फिर 4, या फिर 1 2 3 4, ठीक है। तो ये पहला पॉसिबिलिटीज़ क्या था कि पहली बार में 1, दूसरी बार में 1, तो इसको 1,1 लिख दिया, है ना। फिर पहली बार में 1, दूसरी बार में 2, तो 1,2, पहली बार में 1, दूसरी बार में 1,3, फिर 1,4, फिर 2 1 2 2, है ना, एंड सो ऑन। तो इस टाइप से कितने पॉसिबिलिटीज़ हो गए कि पहली बार में मतलब 4 ऑप्शंस थे, फिर दूसरी बार में 4, तो 4 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 16, है ना, ये 4 8 12 16, ठीक है। टोटल 16 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हम लोगों के यहाँ पर आ गए, ठीक है। सेम चीज़ को हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये टेबल है जिसमें कि ये यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स, जो कि ये फर्स्ट रोल में जो भी नंबर आया, ठीक है। तो फर्स्ट रोल में क्या हो सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4। फिर वाई सेकेंड रोल में या तो 1 आया, या तो 2, या तो 3, या तो 4, ठीक है। तो ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 1, मतलब पहली बार में 1, दूसरी बार में 1, फिर 1 2 1 3 1 4, है ना, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड सो ऑन। तो ये भी 4 इंटू 4 16 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हो गए, ठीक है। तो ये आउटकम्स होने के बाद हमेशा ये चेक करना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अगर मैं बोल दूँ कि 1,1 आ गया आउटकम, तो इसका मतलब ये सारे जो आउटकम्स हैं वो नहीं आ सकते, है ना, क्योंकि पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 1 आया। तो अगर मैंने ये बोल दिया कि ये आ गया, मतलब बाकी सारे एक्सक्लूड हो गए, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है वो तो ये है। फिर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव मतलब कि इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं हो सकता है ना। पहली बार में किया तो या तो 1 2 3 4 कुछ आएगा, दूसरी बार में किया फिर से या तो ये आएगा। तो ये जो 16 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हैं, इसके अलावा और कोई ऐसा आउटकम नहीं है कि जो बच गया। तो ये जो पूरा सेट ऑफ ये आउटकम्स हैं, इसको जो है हम लोग सैम्पल स्पेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर टोटल कितना था, 16 आउटकम्स था, है ना। तो फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाए, है ना, मतलब कि काउंट ना कर सको, मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट बोल सकते हो उसको। तो इसमें क्या है, तो जैसे मान लो कि एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं जिसमें कि कॉइन मतलब एक सिक्का लो और फिर उसको उछालते रहो रिपीटेडली, इट इज़ टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स अप। मतलब कि आप सिक्का है उसमें हेड है या फिर टेल्स है, ठीक है, और फिर वो सिक्का को आप उछाल रहे हो, और जब तक आप उछालते रहोगे जब तक कि हेड ना आ जाए, ठीक है। और एक बार अगर हेड आ गया तब फिर आप वहीं पर रुक जाओगे। तो इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा। तो एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचो कि पहली बार में सिक्का उछाला, या तो हेड आया, है ना, अगर हेड आ गया तब फिर वहीं पर रुक गए, है ना। तो एक आउटकम ये हुआ कि एक ही बार में हेड आ गया और फिर वहीं पर रुक गए, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली बार में उछाला और फिर टेल आ गया, तो टेल आ गया तब तो फिर से सिक्का उछालना है। अब दूसरी बार जो उछालोगे तो उसमें क्या होगा कि या तो हेड आ गया, तो अगर हेड आ गया तब फिर यहीं पर रुक जाएंगे, है ना। तो फिर ये एक आउटकम हो गया कि पहली बार में टेल, दूसरी बार में हेड। तो ये एक आउटकम था, ये दूसरा आउटकम है। फिर क्या हो सकता है कि हेड नहीं आया, फिर से टेल आ गया, तब फिर से सिक्का उछाला, अगर अब हेड आ गया तब फिर रुक गए, तो ये एक आउटकम हो गया, टेल टेल हेड, है ना, ये एक आउटकम हो गया। लेकिन फिर से ऐसा हो सकता है कि हेड नहीं आया, फिर से टेल आ गया, फिर से उछाला, फिर हो सकता है कि हेड आ गया तब फिर यहाँ पर रुक गए, तो टेल 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 हेड, ठीक है। तो ये एक आउटकम हो गया।
या फिर से टेल आ गया है ना, फिर हेड आया, फिर रुक गए तो ये एक आउटकम हो गया, या फिर से टेल सारे आया, फिर उसके बाद हेड आया, ठीक है, या फिर से टेल आते गया तब फिर हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते रह जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, एंड सो ऑन। तो ये काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया, है ना, कि हम लोग काउंट तो कर सकते हैं लेकिन ये जाते रहेगा, है ना, कि इसका कुछ लिमिट नहीं है, मतलब जाते रहेगा। तो इस टाइप का सैम्पल स्पेस जो है वो भी हो सकता है। और अभी तक हम लोग जितना भी देख रहे थे वो डिस्क्रीट देख रहे थे, है ना, लेकिन कंटिन्यूस स्पेस में भी हो सकता है। तो डिस्क्रीट मतलब क्या, कि या तो 1 होगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या 5, या 6। लेकिन इस टाइप से भी कुछ हो सकता है कि मान लो कि जैसे एक डार्ट बोर्ड है, डार्ट बोर्ड मतलब वो जो एक तीर टाइप का ऐसे करके फेंकते हैं, सामने बोर्ड रहता है उसमें फेंकते हैं, निशाना लगाते हैं, तो वो वाला गेम खेल रहे हैं, ठीक है। और ये जो बोर्ड है, ये मेरा बोर्ड ये है इतना, कि 0 से लेके 1 तक, और फिर इधर 0 से लेके 1 तक ये जो एक स्क्वायर बॉक्स बन रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वाला एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसमें एक्स जो है वो क्या है, 0 से लेके 1 तक लाई कर सकते हैं, है ना, 0 से लेके 1 तक, और वाई जो है वो भी 0 से लेके 1 तक, है ना। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जितने भी चीज़ हैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उसको हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स जो है 0 से 1 के बीच में, वाई जो है 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये सैम्पल स्पेस हम लोग का हो गया। और इसमें पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है कि यहाँ पर कहीं पर हम लोगों ने मारा डार्ट, तो यहाँ पर कहीं पर आके वो लग गया, ठीक है। तो इस टाइप से सैम्पल स्पेस जो है कंटिन्यूस भी हो सकता है। तो ये तो बात हो गया सैम्पल स्पेस का। अब नेक्स्ट इसके बाद जो होता है वो होता है कि जितने भी हम लोगों ने आउटकम्स वहाँ पर मेंशन किए हैं, तब फिर अब हम लोग को इवेंट डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा आउटकम आ गया, या फिर कौन से सेट ऑफ आउटकम्स आ गए, ठीक है। तो उसको जो हम लोग एक इवेंट बोलेंगे। तो इवेंट का मतलब क्या है, तो एक तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या हो गया कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है सबका आप सेट ले लो, तो फिर ये एक यूनिवर्सल सेट टाइप का हो गया सैम्पल स्पेस, है ना। अब सैम्पल स्पेस का कोई एक सबसेट ले लो आप, ठीक है। ये पूरा सेट आपका क्या होगा, अगर मैं ओमेगा लिखूं, ठीक है, तो ये पूरा सेट क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। अब इसी का अगर मैं कुछ सबसेट ले लूँ, तो जैसे मैंने बोल दिया कि अगर मैंने डाई को रोल किया तो ये सारे मेरे पॉसिबल आउटकम्स हो गए, ये सैम्पल स्पेस हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो नंबर आएगा वो कुछ इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है कि या तो 2 आएगा, या तो 4, या तो 6। तो ये ए क्या हो गया, ये सबसेट हो गया सैम्पल स्पेस का, है ना, 2 4 6, ठीक है। तो इसको जो है मैं एक इवेंट बोलूँगा, ठीक है, सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। तो इवेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि इवन नंबर आ गया, है ना, तो ये एक इवेंट हो गया। या फिर मैं बोलूँगा कि 1 आ गया, है ना, तो जैसे, या फिर 2 आ गया, ठीक है, कि मैं डाई रोल करूँ और फिर 2 आ गया, तो फिर वो सबसेट क्या होगा, जैसे अगर मैं बी को बोलूँ तो ये वाला जो है ये बी होगा मेरा, है ना, कि वो सबसेट है जिसमें कि एलिमेंट जो है बस 2 है, ठीक है। तो ये एक इवेंट हो गया, ये एक इवेंट हो गया। तो इस टाइप से जो है हम लोग एक इवेंट डिफाइन करते हैं, और फिर प्रोबेबिलिटी जो है हम लोग एक पर्टिकुलर इवेंट को असाइन करते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जिसका इंपॉर्टेंस आपको अभी पता ना चले शायद, लेकिन मतलब हम लोग डायरेक्टली आउटकम को जो है प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग एक इवेंट को जो है प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं, ठीक है। ये डिस्क्रीट के एग्जांपल में उतना ज़रूरी नहीं रहेगा डिस्टिंक्शन, लेकिन अगर कंटिन्यूस के एग्जांपल में देखोगे तो बाद में जाके पढ़ो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट एग्जैक्ट 2,2 मतलब 0 मतलब 0.5, एग्जैक्ट आने का प्रोबेबिलिटी जो है 0 होता है। लेकिन एक अगर मैं सबसेट डिफाइन करूँ इवेंट, तो उसका एक नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो ये दिमाग में हमेशा रखना कि जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं तो हम लोग उसको एक इवेंट को जो है प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी असाइन कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स या फिर कुछ एक्सियम्स जो हम लोग कहते हैं वो उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, है ना। मतलब ये नहीं कि अपने मतलब रैंडमली कुछ भी असाइन कर दिया, तो कुछ जो है एक्सियम्स जो हैं वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो 3 जो है बेसिक एक्सियम्स हैं, और फिर बाकी जितने भी एक्सियम्स होते हैं वो इसी को जो है फॉलो करके आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि अगर कोई भी इवेंट ए है, ठीक है, मतलब कि हमारा सैम्पल स्पेस मान लो ये है,
ओमेगा, ठीक है, और इसके अंदर इसका कोई भी हम लोग सबसेट ले रहे हैं ए, ठीक है, तो इसका जो भी प्रोबेबिलिटी हम लोग असाइन करेंगे पी ऑफ ए, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, है ना, मतलब कि या तो ज़ीरो होगा या फिर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, है ना। इसको नॉन नेगेटिविटी कहेंगे, मतलब कि ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी मतलब कुछ नेगेटिव आ गया, ठीक है, अगर मतलब चांस नहीं है वो इवेंट होने का तब फिर बोल दो कि प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है ना, लेकिन नेगेटिव बोलने का कुछ सेंस नहीं बनता है, तो इसको जो है हम लोग नॉन नेगेटिविटी एक्सियम बोलेंगे, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी जब भी असाइन करेंगे तो वो या तो ज़ीरो या फिर ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक नॉन नेगेटिविटी एक्सियम पहला हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि हमारा जो सैम्पल स्पेस है उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है ना, सही है, क्यों, क्योंकि सैम्पल स्पेस का मतलब ही वही था, है ना, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है ना। तो अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसी सारे आउटकम में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो मतलब अगर मैं सारा इसका प्रोबेबिलिटी ले लूँ तो प्रोबेबिलिटी 1 ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि आउटकम जो है इसी में से कोई एक आना है, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन एक्सियम कहते हैं, या फिर जो पूरा सैम्पल स्पेस है उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि अगर मेरे पास मान लो ये यूनिवर्सल सेट है ओमेगा, ठीक है, इसमें जो है दो सबसेट्स हैं ए बी, या फिर दो इवेंट्स हैं ए बी, है ना, तो अगर ये दोनों डिसजॉइंट है तो डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है ना, इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि सेट थ्योरी एक बार पढ़ लो मेरे फ्री एनसीईआरटी वीडियो से, अगर सेट थ्योरी नहीं आता है तो अगर मैं बहुत ही बेसिक एक बार आप लोग को बता दूं, तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, मान लो इसमें ये सेट सबसेट ए है, सबसेट बी है, ठीक है, तो इसमें जो है ये वाला पार्ट कॉमन वाला जो पार्ट है इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, और फिर अगर मैं ये पूरा ले लूँ या तो ए या तो बी या तो दोनों, तो ये वाला जो पूरा जो रिप्रेजेंट होता है इसको हम लोग ए यूनियन भी बोलते हैं, ठीक है। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि ये जो इंटरसेक्शन वाला है वो एम्प्टी सेट है ना, मतलब कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट है, ठीक है, देन अगर मैं ए यूनियन बी लेता हूँ, ठीक है, मतलब या तो ए या तो बी, उसका होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, या तो ए का होने का प्रोबेबिलिटी प्लस बी का होने का प्रोबेबिलिटी, है ना। तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, अगर इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो इसको ऐसे सोच सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या, कि या तो ए होगा या तो बी होगा या तो दोनों होगा, है ना, तो दोनों होने का तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो फिर या तो ए होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या फिर बी होगा, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो दोनों को ऐड कर दिया। तो ये तीन जो है ये मेन एक्सियम्स हैं, बाकी सारे जो हैं इसी से फॉलो होंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या सब फॉलो होते हैं इससे। तो सबसे पहला चीज़ जो फॉलो होता है, तो इधर जो है ये तीन हमारे एक्सियम्स हो गए जो अभी हम लोगों ने देखा, और फिर इससे जो अभी फॉलो होगा वो क्या होगा कि कोई भी एक जो इवेंट है ए, ठीक है, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हमेशा लेस देन या इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इसको सोच कैसे सकते हैं कि मान लो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है ओमेगा, है ना, इसमें कुछ एक इवेंट हो रहा है ए, ठीक है, तो इसके बाहर जितने भी हैं ये सारे वो क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या कि ए के बाहर, है ना, मतलब कि नॉट ए। तो अगर मैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लूँ तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस, है ना, या तो ए या तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट, तो फिर ये पूरा सैम्पल स्पेस आ जाएगा। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ओमेगा, है ना। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी लूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा। अब ये ए और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, डिसजॉइंट है ना, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, ये आपका ए हो गया और फिर ए के बाहर ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, डिसजॉइंट हो गया, तो डिसजॉइंट हो गया तब फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये सैम्पल स्पेस आपका 1 हो गया, तो पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 1 माइनस समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होगा कि अगर 0 है तब तो 1 की इक्वल होगा, और फिर 0 से बड़ा है तब फिर 1 से छोटा होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, या तो इक्वल टू 1 होगा या फिर लेस देन 1 होगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये सब चीज़ रट्टा लगाने से अच्छा है कि जिस तरीके से हम लोग समझ के पढ़ रहे हैं वैसे ही समझ के पढ़ो,
अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा सोचो, फिर से वीडियो को देखो, है ना, लेकिन समझ के पढ़ाई करो। तो ये पहला रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है लेस देन इक्वल टू 1 होगा। फिर उसके बाद क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट जो है वो 0 होगा, है ना। तो सेंस बन रहा है, मतलब एम्प्टी सेट है उसमें कुछ है नहीं, तो फिर प्रोबेबिलिटी उसका होने का क्या है, 0 है। तो इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं कि हमारा ये जो है ओमेगा, ठीक है, और फिर ये हमारा ओमेगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट मतलब क्या है, यही है ना। तो ये वाला जो हम लोगों के पास रिलेशन आया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, तो ए की जगह अगर मैं पूरा का पूरा ये सैम्पल स्पेस ले लूँ, है ना, ओमेगा ले लूँ, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये क्या है, ये आपका एम्प्टी सेट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ओमेगा, तो ये क्या है, ये 1 है, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट जो है ये 0 आ गया। फिर पी ए प्लस पी ए सी इज इक्वल टू 1, तो वो ये तो हम लोग का यहीं से आ गया, है ना, कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या है, डिसजॉइंट है ना। और फिर दोनों का यूनियन लेंगे तो पूरा सैम्पल स्पेस आ जाएगा, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी लो, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये डिसजॉइंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ये जो है ये हम लोग का आ गया यहाँ से, ठीक है। तो अब जो हम लोगों ने यहाँ पर दो के लिए लिखा था कि ए यूनियन बी, तो ए बी अगर डिसजॉइंट है तो फिर पी ए प्लस पी भी लिख सकते हैं। अब सिमिलरली मान लो दो से ज़्यादा है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और सब जो है डिसजॉइंट है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा, तो उसका क्या होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। तो इसको सोच कैसे सकते हैं कि ये ए यूनियन बी मान लो, है ना, एक सेट, एक सबसेट, और फिर सी को एक सबसेट मान लो, तो ए यूनियन बी और सी जो है ये डिसजॉइंट है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, है ना। फिर ए और बी जो है ये दोनों भी डिसजॉइंट है, तब फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी, तो ये पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो कि बहुत सारे हैं, A1 A2 A3 सो ऑन अप टू ए के, है ना, और सारे के सारे जो है डिसजॉइंट है, ठीक है। तब फिर क्या होगा कि अगर मैं सबका यूनियन लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन सो ऑन अप टू ए के, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस सो ऑन अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, ठीक है। आई थिंक सेंस बन रहा है यहीं से। तो अब और एक चीज़ क्या है कि ये जो डिस्क्रीट वाला एग्जांपल है, मान लो कि ये हमारा सैम्पल स्पेस है और ये सारे जो है डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स है ना। तो एक इवेंट मैं ऐसा डिफाइन करता हूँ जिसमें कि बस एक आउटकम आए, ठीक है। तो ये वाला जो है, मान लो कि मैं S1 बोलता हूँ, ठीक है। तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि बस ये वाला जो आउटकम है S1 वो आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा ये है जिसमें कि S2 आ रहा है, फिर तीसरा SK। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे डिसजॉइंट हो गए, है ना। तो सबका अगर मैं यूनियन लूँ तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस S1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 एंड सो ऑन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ SK, ठीक है। तो इसको जो है टेक्निकली इस टाइप से बोलना चाहिए कि ये एक सबसेट है जिसमें कि बस एक ही एलिमेंट है ना, ये वाला आउटकम, और उसका प्रोबेबिलिटी हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 लिख रहे हैं। लेकिन बाद में जो सीधा इस टाइप से मतलब लिखते हैं लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, जैसे कि मैंने डाई रोल किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होगा, है ना। लेकिन टेक्निकली क्या बोलना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट जिसमें कि बस 1 आउटकम आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका बेसिक्स हो गया, ठीक है, कि सैम्पल स्पेस हम लोगों ने डिफ़ाइन किया, फिर प्रोबेबिलिटी के कुछ एक्सियम्स हम लोगों ने बताया कि क्या होता है, फिर उससे क्या क्या फॉलो होते हैं। अब इसी से बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या दिमाग में रखना है कि अगर ए और बी जो है डिसजॉइंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो कभी भी अगर इस टाइप से कुछ आ जाए, है ना, और हम लोग को कुछ लिखना है, तब फिर हमेशा दिमाग में इस टाइप से सोचो कि जिसका भी प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको एज अ यूनियन ऑफ हम लोग डिसजॉइंट सेट्स लिख देंगे और फिर प्रोबेबिलिटी ले लेंगे और फिर ऐड कर देंगे। तो मान लो अब ये जो ए है और ये जो सेट बी है डिसजॉइंट नहीं है ना, मतलब कि कुछ इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, तब फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी, तो
ए यूनियन बी मतलब या तो ए या तो बी या फिर दोनों, है ना। तो ए यूनियन बी कौन तीन डिसजॉइंट सेट से मिल के बन रहा है। तो हम लोग सीधा देख सकते हैं कि ये जो ए यूनियन बी है ना, तो ए यूनियन बी कौन तीन पार्ट मिल के बन रहा है। एक तो ये जो येलो वाला पार्ट है वो, प्लस फिर ये ब्लू वाला पार्ट, प्लस फिर ये लाल वाला पार्ट, है ना। अगर तीनों को जोड़ दें तब फिर हमारे पास ए यूनियन बी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों को कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि ये जो बीच वाला है ब्लू, तो ये तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो इसको यहाँ पर लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ये येलो वाले को कैसे लिखेंगे, तो येलो क्या है कि ये पूरा का पूरा आपका ए है ना, ये पूरा का पूरा आपका बी है। तो बी के बाहर, है ना, जो कि ए में है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या कि बी के बाहर, है ना, बी कॉम्प्लीमेंट एंड जो ए में है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये येलो वाला पार्ट हो गया। फिर सिमिलरली ये जो लाल वाला पार्ट है उसको कैसे लिखेंगे, तो वो क्या हो गया कि ये पूरा का पूरा ए है, तो ए के बाहर और फिर बी के अंदर, है ना, तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये इस टाइप से लिख के हम लोगों ने क्या कर दिया कि ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और फिर ये ए इंटरसेक्शन बी और फिर ये बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, डिसजॉइंट है ना, इसका आपस में कोई कॉमन नहीं है। तो ये तीनों क्या हो गए, डिसजॉइंट हो गए। तब अगर दोनों का प्रोबेबिलिटी लिखूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये सबका, है ना। तो फिर ये तीनों क्या है, डिसजॉइंट्स हैं। तब फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इस टाइप से जो है हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया। तो अब मान लो कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ ये सारा फॉर्मूला को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहाँ से आएगा, तो ए क्या है, ए आपका, ए को ऐसे सोच सकते हैं कि वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, और फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये येलो और ये ब्लू वाला पार्ट को जोड़ के हमारा ए बन रहा है ना। तो ए को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, और फिर ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये दोनों को मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। फिर अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखना है तो बी को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, और ये सब को मतलब 1 2 3 ये सब भी करके लिख सकते हो, लेकिन इस टाइप से भी लिख सकते हो। तो बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक तो हमारा ये हो गया बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जो लाल वाला पार्ट है, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ये दोनों जोड़ के हमारा बी बन रहा है। तो अगर प्रोबेबिलिटी इसका लिखना है तो ये दोनों क्या डिसजॉइंट है ना। तब फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ये लिख सकते हैं। तो ये बी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तब फिर हम लोग क्या करेंगे कि अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखना है तब फिर इसको जोड़ दिया, है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको जोड़ा तो इसको घटाना भी पड़ेगा, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दोनों मिल के क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर ये वाला माइनस जो यहाँ पर बच गया, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और डिसजॉइंट वाले में क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा डिसजॉइंट के केस में, है ना। अब यहाँ से ये रिलेशन भी आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो अगर इक्वल टू 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा पी ए प्लस पी बी के, जो कि डिसजॉइंट के केस में होता है। और फिर अगर डिसजॉइंट नहीं है तो फिर प्रोबेबिलिटी कुछ ग्रेटर देन 0 होगा यहाँ पर, तो फिर पी ए प्लस पी बी माइनस समथिंग ग्रेटर देन 0, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, लेस देन पी ए प्लस पी बी। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है लेस देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और ये सब चीज़ को समझ के पढ़ो, ठीक है, कुछ भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर समझते हो सब चीज़ तो। और ऑब्वियसली मतलब रिजल्ट दिमाग में रखोगे तो अच्छा होगा, लेकिन समझ के पढ़ो। फिर नेक्स्ट मान लो कि हमारे पास, मान लो ये हमारा पूरा सैम्पल स्पेस हो गया, उसमें एक ये सबसेट है बी और उसका भी एक सबसेट है ए, ठीक है। तो इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अगर ये सब चीज़ समझ में नहीं आता सबसेट क्या है सेट क्या है, ठीक है, तो फिर
सेट थ्योरी का जो मेरा लेक्चर्स हैं वो जाके देख लो, ठीक है। वो फ्रीली JEEvidyalaya.com पर भी है और फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, क्लास 11 का पहला चैप्टर, तो वो जाके देख लो। तो अगर इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B, तब फिर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो इसको कैसे सोच सकते हैं हम लोग, तो B को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये पूरा A हो गया है ना, और फिर ये A के बाहर, ठीक है। तो A के बाहर और B के अंदर उसको कैसे लिख सकते हैं, B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं B को, कि B को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं B इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, है ना। इस केस में हम लोग लिख सकते हैं वैसे कि ये A वाला हो गया और फिर ये बाहर वाला B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। तब फिर अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो ये A और फिर ये बाहर वाला जो है डिसजॉइंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं PA प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो PA क्या आ जाएगा, PB माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। तो ये प्रोबेबिलिटी है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो फिर PA क्या होगा, लेस देन इक्वल टू PB, ठीक है। ये यहाँ से आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है अलग अलग फार्मूला जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम चीज़ मान लो कि 2 सेट के बजाय हमारे पास 3 सेट है, मान लो कि ABC है, ठीक है। तो इस टाइप ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया, और फिर एक ये हो गया A, एक ये हो गया B, और फिर एक ये हो गया C, ठीक है। तो इसका अगर मेरे को यूनियन का फॉर्मूला चाहिए, A यूनियन B यूनियन C, तो इसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूला। तो फिर से क्या करना है कि ये जो A यूनियन B यूनियन C है, तो इसको जो है हम लोग डिसजॉइंट सेट्स जो हैं उसके यूनियन के फॉर्म में लिख देंगे। तो सबसे पहला एक सेट क्या ले सकते हैं कि पूरा का पूरा A ले लिया, है ना, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, तो A को लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर यूनियन, अब ये जो मैंने यहाँ पर पिंक में दिखाया है कि A के बाहर और B के अंदर, ठीक है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, है ना, B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। इसको खुद से करके देखो तब समझ में आएगा। तो अब क्या हो गया कि ये वाला पार्ट पूरा कवर हो गया है, ये वाला पार्ट पूरा कवर हो गया है, अब बस बचा ये वाला जो लाल में मैंने यहाँ पर दिया है, तो वो क्या होगा, C इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, है ना। मतलब कि जो C में है और फिर जो A में भी नहीं है और फिर B में भी नहीं है ना, तो C इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि C इंटरसेक्शन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, है ना, इस टाइप से भी लिख सकते थे। तो ये जो 3 पार्ट में हम लोगों ने ब्रेक कर दिया इसको, कि सबसे पहला ये A हो गया, फिर ये वाला हो गया B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, प्लस फिर ये जो लाल में लिखा हुआ है C इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये तीनों अब क्या हो गए, डिसजॉइंट हो गए। तो जैसे डिसजॉइंट हो गया तब फिर तीनों का सम ले लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके बारे में सोचो, थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो है फिर और भी इसमें फार्मूला हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है, कि अगर मेरे को PA प्लस PB प्लस PC उस टाइप से कुछ लिखना है, ठीक है। तो PA तो हमारे पास पहले से यहाँ पर है, ठीक है, तो PA को ऐसे ही लिख दिया, है ना। अब अगर मेरे को B लिखना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिखना है, तो B क्या होगा, ये B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट प्लस A इंटरसेक्शन B, है ना। तो B को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट प्लस, मतलब B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट ये वाला हो गया, और फिर ये जो पार्ट यहाँ पर बचा हुआ है B का, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B, है ना, या फिर यूनियन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी लेंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो उसको जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिख दिया, है ना। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट को क्या बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, है ना। तब फिर यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B लिख दिया। तो या तो दिमाग में ऐसे सोचो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट है, तब फिर यहाँ पर मैंने प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कर दिया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो ये, और फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, दोनों मिलके प्रोबेबिलिटी ऑफ B बन गया, और फिर यहाँ पर ये बच गया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है।
अब नेक्स्ट मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि एक तो ये वाला पार्ट हो गया जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है रेड में कि सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये वाला पार्ट हो गया। फिर अब हम लोग को कौन सा पार्ट चाहिए, एक तो ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला, है ना। तब फिर हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, है ना, तो उसमें ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, फिर ये वाला प्लस बी इंटरसेक्शन सी, है ना। लेकिन इसमें ये वाला जो पार्ट है जो कि सब में कॉमन है, तो वो दो बार ऐड हो गया, है ना। एक बार ए इंटरसेक्शन बी करते वक्त ऐड, ए इंटरसेक्शन सी करते वक्त ऐड हो गया, एक बार बी इंटरसेक्शन सी करते वक्त ऐड हो गया। तब फिर इसमें जो है एक बार हम लोग माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसके फॉर्म में लिखना चाहूँ तब फिर ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, है ना। तो अगर मैं इसकी जगह पर ये लिखना चाहूँ तब फिर ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, है ना, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इस टाइप से जो है सोच सकते। तो लास्ट में क्या फॉर्मूला आ गया कि पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, है ना, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आई होप मैंने सही फॉर्मूला डिराइव किया है। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आया अभी हम लोगों ने क्या किया तो एक बार फिर से वीडियो देख लो और फिर खुद से बैठ के करो। तो हम लोग बस यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि जो भी हमको निकालना है तो उसको हम लोग अलग अलग डिसजॉइंट सेट्स में जो है ब्रेक कर दे रहे हैं, यूनियन के फॉर्म में लिख रहे हैं और फिर बस प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं और फिर ऐड कर दे रहे हैं। तो एक ये फॉर्म में फार्मूला आ गया। फिर मेरे को इस टाइप से फार्मूला लिखने का मन किया कि पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, तो फिर इसी को जो है मैंने इस फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तब समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है आप लोग एक क्वेश्चन ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, सोचो कैसे करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू रोल्स ऑफ अ टेट्राहेड्रल डाई। तो टेट्राहेड्रल डाई मतलब वही कि या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4, और फिर दो बार हम लोग रोल कर रहे हैं, है ना। तो एक बार रोल किया या तो 1 2 3 4 कुछ एक आया, फिर से एक बार रोल किया तो दो बार रोल किया, और फिर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं तो टोटल 16 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हैं। तब फिर सबको जो है प्रोबेबिलिटी 1/16 असाइन कर दिया, मतलब सारे इक्वली लाइकली आउटकम है तो कोई भी एक आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1/16। ठीक है, तब फिर आंसर क्या करना है आप लोगों को कि गेटिंग 1 इन द फर्स्ट रोल, मतलब पहली बार में रोल किए तब फिर 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि अगर मैं ये लेता हूँ तो जैसे आउटकम क्या सब आ सकता है, जैसे 1 1 आ गया, है ना, या फिर 1 2 आ गया। ठीक है, तब फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों का मिनिमम ले रहा हूँ, है ना, मिनिमम ऑफ 1, 2, तो ये क्या हो जाएगा 1, है ना। तो z को जो है मैंने उस टाइप से डिफाइन किया है कि मिनिमम ऑफ फर्स्ट रोल, सेकेंड रोल। तब फिर क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि z जो है वो 2 आए, है ना। जैसे कि अगर पहली बार में 2 आया, दूसरी बार में 3 आया, तब फिर अगर मैं दोनों का मिनिमम लेता हूँ, ठीक है, तब फिर मिनिमम क्या हो जाएगा 2, तो z जो है 2 आ गया। या फिर पहली बार में 2 आया, दूसरी बार में 2 आया, तब भी अगर मिनिमम लेंगे, इसका मिनिमम लेंगे तो फिर भी हम लोग इसको 2 बोलेंगे, है ना। लेकिन अगर एक बार में 1 आया, दूसरी बार में 2 आया, तब फिर मिनिमम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये जो मिनिमम है वो 2 आने का। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को, वीडियो को अभी पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने कोशिश किया होगा करने का, तो आसान ही है। तो इसमें 2 रोल्स ऑफ अ टेट्राहेड्रल डाई। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोगों का काम क्या है, सैम्पल स्पेस लिख दो। तो सैम्पल स्पेस हम लोगों ने लिखा था, तो उसको क्या करना है कि 1 आया या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4, है ना, या फिर से सेकेंड रोल में या तो 1 या 2 या 3 या 4, या भी हम लोगों ने देखा था। तो एक ये हो गया कि या तो 1 1, फिर दूसरा ये हो गया 1 2 1 3 1 4 सो ऑन अप टू दिस। तो ये अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले किया था, है ना। तो ये हमारा पूरा सैम्पल स्पेस हो गया, या फिर सैम्पल स्पेस को इस टाइप से भी सोच सकते हैं, है ना।
अब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इन द फर्स्ट रोल, सॉरी, सबसे पहला सैम्पल स्पेस हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। सेकंड काम क्या होता है कि जितने भी आउटकम्स हैं उनको कुछ प्रोबेबिलिटी असाइन करो, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वली लाइकली है सारा, तब फिर हर एक होने का मतलब इसका होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/16, इसका होने का प्रोबेबिलिटी 1/16 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। फिर हम लोग क्या बोलना है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि फर्स्ट रोल में 1 आ जाए, ठीक है। तो या तो ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो फाइनल जितने भी 16 आउटकम है उनमें से कितने आउटकम में जो है फर्स्ट रोल में 1 आया है। तो यहाँ पर 1,1 है, 1,2 है, 1,3, 1,4, तो ये चारों जो हैं इसमें फर्स्ट रोल में जो है 1 आया है ना। तब फिर सारे का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 1/16 1/16, तो उनमें से 4 जो है हम लोग का इवेंट में है ना। तो क्या हो जाएगा कि 4 इंटू 1/16 है ना, तो 1/4। तो या तो ऐसे सोच सकते हैं या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि पहली बार में डाई अगर रोल कर रहे हैं तो क्या है, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, चारों इक्वली लाइकली हैं, तो फिर 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/4 है ना। तो वैसे भी सोच सकते हैं या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि ये पूरा क्या है 16 आउटकम्स हैं, सबका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/16। तो यहाँ पर 4 आउटकम्स जो हैं वो हमारे इंटरेस्ट में है, तो 4 इंटू 1/16 है ना, तो 1/4। तो इसको ऐसे भी लिख कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, मतलब कि पहला रोल में जो है 1 आ गया। अब दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि ये मतलब फर्स्ट रोल और सेकंड रोल, मतलब ये जितने भी आउटकम्स है 1,1, इसका मैं मिनिमम ले रहा हूँ है ना, उसको मैं z लिख रहा हूँ। और फिर ये z का 2 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। और मैंने जैसे बोला कि अगर 2,2 आता है तब भी इसका मिनिमम जो है हम लोग 2 बोलेंगे, है ना। इसका जो मिनिमम है उसको हम लोग 2 बोलेंगे। अगर 2,1 आता है तो इसका मिनिमम क्या होगा 1, ठीक है। तो इस टाइप से जितने भी आउटकम्स आए हैं तो उनमें से 2 मिनिमम होगा, उसका चांस क्या है। तो एक तो ऐसे करके देख लो कि ये इसमें मिनिमम क्या है 1, इसमें 1 है, 1 है, 1 है, तो ये सब सारा नहीं है। फिर 2,1 इसमें भी मिनिमम 1 है ना। 2,2 तो एक ये हमारा आउटकम हो गया। फिर 2,3 ये हमारा आउटकम हो गया कि 2 मिनिमम है। 2,4 इसमें 2 मिनिमम है। फिर यहाँ पर 2 मिनिमम है 3,2, और फिर यहाँ पर 4,2, यहाँ पर 2 मिनिमम है। तो 1, 2, 3, 4, 5 है ना। तो सबका होने का मतलब एक इंडिविजुअल होने का क्या 1/16, तो 5 जो है वो हमारे फेवर में आ गया, मतलब हमारा जो भी इंटरेस्ट है उसमें आ गया। तो प्रोबेबिलिटी दैट z इज इक्वल टू 2 इज़ 5 इंटू 1/16 है ना, तो 5/16 इस टाइप से सोच सकते हैं। या फिर अगर इसको इस फॉर्म में देख रहे हो टेबुलर फॉर्म में, तो फिर कौन कौन सा इवेंट है। तो एक तो पूरा ये 16 है तो सबका 1/16 है, तो इसमें से ये 2,2 है ना, तो एक ये वाला हो गया। फिर 2,3 यहाँ पर मिनिमम 2 है। फिर ये 2,4 है ना, या फिर ये 3,2, या फिर ये 4,2, ठीक है। तो ये वाले जो 5 हमारे पास आ गए, तो ये हमारा इवेंट हो गया है ना। तो इसका क्या हो गया 5 इंटू 1/16, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने किया है तो उसको हम लोग डिस्क्रीट यूनिफॉर्म लॉ के टर्म्स में भी सोच सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो है n पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है, या फिर n इक्वली लाइकली एलिमेंट्स हैं, है ना। तो जैसे डाई को रोल किया तब फिर उसमें क्या हो सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 है ना। तो 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो वैसे ही मान लो कि एक कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसमें n इक्वली लाइकली एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इक्वली लाइकली मतलब क्या कि ये जो हर पॉसिबल आउटकम है, तो अगर मैं एक ऐसा इवेंट डिफाइन करूं जिसमें कि बस एक आउटकम लाई करता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/n है ना। या फिर एक ये जो आउटकम है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/n, ठीक है। तो अगर मैं एक ऐसा इवेंट में इंटरेस्टेड हूँ जिसके अंदर जो है k आउटकम्स लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा k इंटू 1/n है ना। हर आउटकम होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/n, तो ये इवेंट में टोटल k आउटकम्स हैं, तो k इंटू 1/n है ना, तो k/n। तो अभी वाले एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने वही किया था कि सारे का मतलब 16 इक्वली लाइकली एलिमेंट्स हैं, तो सबका होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/16। तो फिर मतलब कोई भी एक आउटकम आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/16। तो ये जो दूसरा वाला जो भी इवेंट था उसमें टोटल कितने आ गए 5 हमारे पास आउटकम्स आ गए, तो 5 इंटू 1/16 है ना, या फिर 5/16। और फिर पहले वाले में क्या था, टोटल 4 आ गए थे, तो 4 इंटू 1/16, या फिर 4/16 जो कि 1/4 है, ठीक है। तो इसको जो है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म लॉ जो है हम लोग बोल सकते हैं।
मतलब कि टोटल n इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, तब फिर क्या हो गया, हर एक आउटकम होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1/n, और फिर जो भी हमारा इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसमें अगर k आउटकम्स लाई कर रहे हैं तो k इंटू 1/n या फिर k/n, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चंस है तो उसको सॉल्व करने का क्या स्टेप्स हम लोगों ने देखा। सबसे पहले हम लोगों को सैम्पल स्पेस डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। सैम्पल स्पेस में क्या करना पड़ेगा, एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, मतलब कि अगर एक आउटकम आ गया मतलब दूसरा आउटकम नहीं आना चाहिए, है ना। और फिर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होना चाहिए, मतलब कि वो सारे मिला के पूरा का पूरा आपका जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे आ जाने चाहिए। तो सबसे पहला काम वो होता है। फिर दूसरा काम क्या होता है कि आप प्रोबेबिलिटी डिफाइन करो, है ना, कि ये आउटकम्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो जैसे इस केस में इक्वली लाइकली बोल दिया तो वो एक लॉ हो गया, है ना। तो उस टाइप से जो है हम लोग डिफाइन करेंगे कि क्या चांस है अलग अलग आउटकम्स आने का। ठीक है, फिर जो भी हमारा इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसका भी प्रोबेबिलिटी निकालना है, जैसे मान लो डाई को रोल किया तो इवन नंबर आएगा, ठीक है, तो वो एक इवेंट हो गया। तो इस टाइप से जो है इवेंट हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, और फिर बस वो जो इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लो, है ना। तो एक तो ये वाला हो गया कि जितने भी आउटकम्स हैं तो उसका जो भी प्रोबेबिलिटी अगर इक्वली लाइकली है तो हर हर एक का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/n, तो अगर k वैसे आउटकम्स हैं तो k इंटू 1/n। ठीक है, या फिर आगे जाके अलग अलग केसेस हो सकते हैं। तो ये जो है ये स्टेप्स को फॉलो करोगे तो फिर अच्छे से कर लोगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस को डिफाइन करो, प्रोबेबिलिटी लॉ डिफाइन करो, ठीक है, कि किस टाइप से हम लोग प्रोबेबिलिटी असाइन कर रहे हैं सारे को। और प्रोबेबिलिटी लॉ जब भी डिफाइन करते हैं तब फिर वो सब एक्सियम सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 1, और फिर प्रोबेबिलिटी अगर ए बी दोनों डिसजॉइंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी इवेंट है इंटरेस्ट का उसको डिफाइन करो और फिर उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो कर लोगे आसानी से। अब ये जो ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सारे जो टास्क के पत्ते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी कैसे लगता है। ठीक है, तो जुआ में भी काफ़ी काम आता है प्रोबेबिलिटी। तो पत्ते अभी खेलना मत स्टार्ट कर देना, कॉलेज जाओगे तब खेलना। मैंने भी कॉलेज में काफ़ी टाइम पत्ते खेलते हुए बिताए हैं। तो पत्ते में भी बहुत सारा वो होता है कि अगर पत्ते खेले हो तो कौन सा कार्ड हो सकता है ना, कौन सा कार्ड बाहर आ गया, तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये वाला कार्ड आपके ओपोनेंट के पास है एंड सो ऑन। तो ये सब सोचना पड़ता है। तो इसको जो है हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।